तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आपके साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके 2 स्टेप हैं। ये जो डायरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायरी में ये बहुत ही साइंटिफिक वे में इसको डेवलप किया गया इस डायरी को, और ये पूरी कुंडली है। अब कल मैंने आपसे जब डिस्कशन किया, हमारा डिस्कशन काफ़ी बहुत नई नई चीज़ों के बारे में बात हुई। कल आपने एक नया शिफ्टिंग देखी होगी कि आपको प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में नहीं पता था कि प्री एक्चुअली होता क्या है, राइट? एक क्लास में क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और कल हमने एक बहुत बढ़िया एक चीज़ डेवलप की कि आप ऐसे ही क्लासेस में आके बैठ जाते हो और पूरा पूरा साल बीत जाता है और आपको नहीं पता चलता है कि आपको एग्ज़ाम देना है। आप सामने वाले की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखते रहते हो कि जादू टोना कुछ बताएगा और ये कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में एबिलिटी किसको डेवलप करनी है? आपको। कल की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास थी जहां पर आपको ये समझ में आएगा, कल आपको ये बात समझ में आएगी, इट इज़ ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई। तो ये जो पूरा 1 साल गुरुकुल का है वो उस एबिलिटी को बढ़ाने का नाम है कि वो एग्ज़ाम जो मुझसे चाहता है मुझे वो चीज़ उसको देनी है। और पहली क्लास में आपको यही बताया था कि आप जब कहीं जाते हो और कहते हो भाई मुझे 1 किलो आटा दे दो, और वो आपको एक साबुन की टिकिया दे देता, आप उस पर गुस्सा करने लगते हो, तो आपको बहुत गुस्सा आने लगता है। सेम चीज़ आप कर रहे हो, सेम चीज़ आप कर रहे हो। यूपीएससी आपसे कुछ और मांग रहा है, कह रहा है मुझे ऑफिसर चाहिए, और तुम उसको क्लर्क दे रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, वो कह रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे एबिलिटी आपने उस 10 घंटे में क्या क्रिएट की, आप मुझसे इस पर बात करें। कल जानबूझ के स्ट्रेटजिकली डिस्कशन के बाद मैंने होमवर्क दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास में सारे लोगों ने उसको घर पे जाके लिखने का ट्राई किया होगा और नहीं लिख पाए होंगे, नहीं लिख पाए होंगे। बताता हूं क्यों, ये जानने से ही आपकी शुरुआत होगी। तो अगर दोपहर में कोई चीज पढ़ाई गई है और शाम को उसको आप नहीं लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारी इफिशिएंसी क्या हो गई? डाउन। और मैं हमेशा एक बात याद रखो, मैं हमेशा कहता हूं वॉमिटिंग टेंडेंसी चाहिए। वॉमिटिंग टेंडेंसी का क्या मतलब होता है? यूपीएससी का पहला गुण, जो टीचर ने पढ़ा दिया उसको एज इट इज उल्टी कर दो, यानी वो तुम्हें वर्ड बाय वर्ड उसको वापस कर दो। और अगर तुम उसको वापस नहीं कर पाए तो वो क्या होगा? वॉमिट जब आती है तो अंदर से सारा जितना भी सिस्टम होता है क्लीन हो जाता है। अगर कुछ रह गया तो वो तुम्हें परेशान करेगा, और अगर तुम उसको सारा का सारा वापस नहीं दे पाए, इसका मतलब है तुमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया। मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आज विद इन मेरे ख्याल से 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे, हमें 4 से 5 घंटे में आप उस चीज को 100% वापस नहीं कॉपी में लेकर आ पाए, तो मुझे अंदाजा लगाओ ये 4 से 5 घंटे में जब 1 महीने हो जाएंगे, जब 1 साल हो जाएगा, इस क्लास के बारे में तुम्हें कितना याद रहेगा? कल मैंने एक चीज प्रूव की थी कि आपका फेलियर कोई बाहरी कारण से नहीं होता, आप स्वयं भस्मासुर हैं, आप अपनी फेलियर का स्वयं कारण हैं। और हम पूरा संसार सक्सेस के मंत्र जानना चाहता है, बस तुम इतना जान लो कि हम फेल क्यों होते हैं, और वो तुम रीजंस हटा दो, तुम पास हो। ये पूरी दुनिया ही उल्टी है, यहां चाहत किसी और चीज की है, होता कुछ और है। आप पूरी दुनिया में पूरा मोटिवेशन इंडस्ट्री उठा के देख लो, हर कोई सक्सेस के फॉर्मूले ढूंढ रहा है। ऐसे तो ढूंढता है, सर सक्सेस के तरीके बता दी, यूपीएससी प्रथम प्रयास में कैसे क्रैक किए, गूगल पे ट्रेंड चलता है। लेकिन कभी किसी ने पूछा कि मुझे मेरी फेलियर के रीजंस आप निकाल के बाहर कर दो, जो बच गया वो क्या है? सक्सेस है। तो इस संसार में सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है, फेलियर को हटाने का नाम ही सक्सेस है। बस इस बात को अब आप लोगों ने लिखा नहीं है इसको, क्योंकि इस पर आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। तो ये जो चीज कल मैं जो भी चीज बताऊंगा वो लॉजिक के साथ बताऊंगा। तो कल मुझे कोई इस क्लास में ऐसा कह सकता है कि मेरी पढ़ाई की हर चीज को उसने कॉपी पे 100% लिख दिया? कोई है इस क्लास में? ईमानदारी से मुझे बताओ। आप जब उसमें गए तो आप स्टेप भूले होंगे, दाएं बाएं किया होगा, सीक्वेंस भूल गए होंगे, ये पहले बोला नहीं ये भी बोला था, और तब जब मैंने डांटा, और वो भी 4 से 5 घंटे के अंदर। मजेदार है कि अगर आज मैं तुमसे वो चीज जिसने कल वो प्रैक्टिस नहीं की थी, अगर आज मैं उससे लिखवाऊं तो वो आधे से भी कम लिख पाएगा। उसके पीछे एक लॉजिक होता है, और ये जो मैंने गुरुकुल बनाया है वो इसी साइंटिफिक लॉजिक पे ही डेवलप किया है। लॉजिक क्या है ये जान लो कि हमारी जो मेमोरी होती है, तो पहले कल मैंने तुम्हें बताया था हमारी 2 मेमोरी हो गई। एक, हमें लगता है कि मेमोरी कहां होती है? ब्रेन में, यही तो बचपन से सुनते चले आए हो। तो हमारी मेमोरी कल 2 टाइप से हमें समझ में आई। एक हो गई ब्रेन की, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? मसल्स मेमोरी। ये मैंने तुम्हारा डेवलप करा दिया, क्योंकि मसल्स मेमोरी के बिना हैबिट ही नहीं बनेगी।
और हमारी जो सक्सेस मिलने वाली है वो हैबिट्स की वजह से मिलने वाली है। पढ़ना भी एक आदत है, हालांकि आज तक आपसे किसी ने नहीं कहा होगा। पढ़ना आज तक आपके लिए मजबूरी रही होगी कि डांट पड़ेगी, टीचर खड़े होंगे, एग्जाम आने वाला है, इस डर से आप पढ़ते आए हो। लेकिन ये उस समय तक था जब तक आपको कोई मार्क्स हासिल करने थे, किसी एग्जाम को पास करना था, चाहे 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो। बट दिस इज नॉट एग्जाम ऐसा नहीं जिसको आपको पास करना। मेरी बात को ध्यान समझना। इस एग्जाम में कल मैंने आपको बताया था क्या, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये एग्जाम कौन सा है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तुम 800वीं रैंक लेकर चले आए, पहली बात तो तुम्हें 13 लाख लोगों से लड़ना है। क्यों लड़ना है? कि 800 के अंदर आ जाएं। लेकिन मिल रहा है अंडमान निकोबार, क्या करोगे? नहीं, इसमें भी तुम्हें कौन सा चाहिए? टॉप 100 चाहिए। अब इसमें भी तुम्हें मनचाहा नॉर्थ ईस्ट तुम्हें भेज रहे हैं, तुम ना वहां के संस्कृत से परिचित, जाना ऑल इंडिया सर्विस से कहीं भी जा सकते, लेकिन आपको चाहिए मेरा कैडर मुझे मिले, मेरा जोन मुझे मिले, मेरी मनचाही मुझे सर्विस मिले। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? अब जरा देखो। सो ये अगर तुम सेलेक्ट ही हो रहे हो तो जरा इस यात्रा को जरा ध्यान से देखो, क्या है इस जर्नी को समझो कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा, इतने लोग सेलेक्ट हुए, इतने लोग आईएएस के लिए अप्लाई किया, और मतलब इनको मिलने के चांसेस, और इनको जो है लास्ट में ये मन चाहे सर्विस मिलने लगी। अब जरा अंदाजा लगाओ, कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पास, 13 लाख और 50 को जरा डिवाइड करो तो 13 लाख को जो 50 रैंक मिली है उसको 13 लाख से डिवाइड करो, और जो मिल रहा है तुम्हें वो तुम्हारा कंपटीशन लेवल है, समझे? 0.26 0.26 ये है तुम्हारा कंपटीशन लेवल। इसको याद रखना है, इस नंबर को। ये कंपटीशन लेवल है, एक भी नहीं, 0.26। इतना नैरो मार्जिन है तुम्हारे कंपटीशन का। अब तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेप्स, ये सिलेक्शन के स्टेप्स हैं। तो सवाल यह है कि मुझे ऐसा बनने के लिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ही बनाना पड़ेगा, और सर्वश्रेष्ठ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? निरंतर अपने फेलियर के कॉजेज हटाने पड़ेंगे। और जो गुरुकुल है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप घर पे भी पढ़ाई करते हो या जो लोग मुझे ऑनलाइन भी सुनते हैं, तो गुरुकुल की जो परंपरा है उसको जरा ध्यान से समझो। मैंने आपसे पहले कहा था कि गुरुकुल आपका टाइम और स्पेस श्रिंक करेगा, टाइम और स्पेस। जैसे आज आपको खाने की चिंता हो रही है, इनसे पहले वाले बैच में हमने बहुत सुना था, फिर बंद हो गया। जैसे वो शेड्यूल में आए उनको खाने वाने का होश ही नहीं बचा, क्योंकि ये सारी चीजें कि अच्छा है बुरा है, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तभी होता है जब आपके पास टाइम और स्पेस होता है। जैसे आपने टाइम और स्पेस खत्म कर दिया, सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो गुरुकुल सबसे पहले तुम्हारा टाइम और स्पेस श्रिंक करेगा। ना तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सोचने के लिए 1 मिनट बचना है, और ना तुम्हारे पास कुछ इस लाइन के बियॉन्ड भी जाने, क्योंकि हम बाउंड्री क्रिएट कर देंगे, हम बता देंगे कि इस 1 घंटे में आपको यही करना है। गुरुकुल की जो फंडामेंटल यूनिट है, गुरुकुल जो टाइम मेजर किया जाता है, वो सिर्फ 1 दिन है। ये गुरुकुल का फंडामेंटल है। नाम आपका 1 साल जानते हैं, नाम आपका 1 महीना जानते हैं, मेरे लिए सिर्फ क्या है? 1 दिन। तो गुरुकुल का पहली यूनिट है 1 डे। मैंने आपका 1 दिन सुधार दिया, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। गुरुकुल में भी 1 दिन जो होता है वो कई यूनिट्स में डिवाइड है, कई यूनिट्स में डिवाइड, क्योंकि 2 टीमें हैं, एक टीम जो टीचिंग करेगी और दूसरी टीम जो मेंटरशिप करेगी। अब टीचिंग और मेंटरशिप में क्या अंतर है, जरा ये समझो। कितने लोग इसका अंतर जानते हैं? उनको लगता है कि मेंटर मतलब कुछ बताता है। ये अंतर मैं तुम्हें सिखा देता हूं। इस बात को बड़ा ध्यान समझना कि हमने इतना जो है इतना कॉम्प्लेक्स झांटा क्यों बनाया है। क्यों मुझे तुम्हारे लिए जो यूनिट है वो आवर्स में लेकर आनी है। मुझे तो तुम्हारे आवर्स, मिनट्स चाहिए। मेरा जो फंडामेंटल यूनिट है वो मिनट है। मैं मिनट में बात करूंगा। तुम्हारे सीनियर बैच को आज 15-15 मिनट का शेड्यूल दिया है, 7-7 मिनट का शेड्यूल मिला है। आज 7-7 मिनट के शेड्यूल मिले उन्हें, वहां पहुंचा दिया। आज उनको सेकेंड लेवल ऑफ नोट्स पे लेकर चला आया मैं, बहुत ही एडवांस, कि न्यूज़पेपर में ही नोट्स कैसे बनाते हैं, कोडिंग करना सिखा दिया आज। तो गुरुकुल तुम्हारी एबिलिटी को बढ़ाने का नाम है। अब मेरे लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? मिनट्स हैं। यानी मैं आने वाले टाइम में, आज से 1-1.5 महीने बाद, तुम्हें सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं देने वाला। इसीलिए सारी तैयारियां चल रही हैं। अब
इसमें क्या चीज होने जा रही है, व्हाट आर टीचिंग और मेंटरशिप में क्या फर्क होता है ये समझो। ठीक है, हमने दो टीमें क्यों लगाई, या तो हम टीचर्स लगा देते सभी कोचिंगों की तरह, और दूसरी तरफ होता है मेंटर्स। और टाइम और स्पेस थ्योरी क्या है, आप अपने घर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को आपको सौंपना होगा खुद को। टीचर्स का काम होता है, कल मैंने आपको बताया था हर क्लास में एक टीचर होता है, वो क्या करता है, एक ट्रांसमीटर की तरह होता है। उसको जो भी सब्जेक्ट दिया जाता है, जो उसको आता है, वो अपने स्टूडेंट्स में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, स्प्रेड करता है। यानी वो अपनी जानकारी को, जैसे आपने कहा कि ये कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं, किसी ने कहा ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीचर हैं। अब हिस्ट्री तो कोई सब्जेक्ट इस रूप में है नहीं, हिस्ट्री के अंदर मेडाइवल है, एंशिएंट है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है। फिर मॉडर्न के अंदर गांधी भी हैं, नेहरू भी हैं, पटेल भी हैं, सब कोई है, सुभाष चंद्र बोस हैं, सब कोई है, अंग्रेज भी हैं, उससे पहले मुगल हैं, तो तमाम मराठा हैं। तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे स्प्रेड करेगा। तो टीचर का काम होता है अपने सब्जेक्ट को स्प्रेड करना, अपने सब्जेक्ट को स्प्रेड कर देना। यानी वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर। आपने कहा सर मेडाइवल, मैडम आज मेडाइवल पढ़ाएंगे। अब मेडाइवल में वो क्या करना शुरू करेंगे, वो बात करना शुरू करेंगे कैसे जो है ये मेडाइवल आया, इस काल को मेडाइवल क्यों कहा गया, इसमें कौन कौन से एक्टर्स थे, सब कुछ उन्होंने बता दिया, स्प्रेड कर दिया। ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इसी को समझते हैं कि यही कोचिंग है। और कोचिंग वर्ड में टीच वर्ड नहीं है, कोचिंग में कोच वर्ड है। और कोच वर्ड तुमने कभी सुना ही नहीं, कि ध्यान ही नहीं दिया कि कोच वर्ड होता क्या है। अब यहां जो मेंटर सो कॉल्ड कोच है वो उल्टा काम करते हैं। तो आपने क्या किया, अपने डायमेंशन, अपना हॉराइजन आपने स्प्रेड कर दिया। लेकिन अगर आप किसी चीज को समेटोगे नहीं तो आपकी अपनी नहीं होगी। कोई चीज आपसे दूर चली गई, स्प्रेड कर दिया, लेकिन आपने उसको समेटा नहीं, तो जब समेटोगे नहीं तो वो चीज तुम्हारी कभी नहीं होगी। तुम उसको अपनी गठरी में लेके नहीं जाओगे, तुम्हें एग्जाम देने जाना है, उस नॉलेज को क्या करना है, गठरी में इकट्ठा करना है। तो आप क्या होगा, तो मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज अपनी तरफ लेकर आनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस हाथ को लेकर जाऊंगा और इसको अपनी तरफ खींचूंगा। मुझे किसी चीज को समेटने के लिए, मान लो आपको मिट्टी समेटनी, तो आपको फावड़ा चाहिए होगा, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, हाथों का घेरा बना के मैं किसी चीज को अपनी तरफ समेटूंगा। तो मेंटर्स का काम उल्टा होता है। मेंटर क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को टुवर्ड्स यू लेकर जाते हैं। ये अंतर तुम समझ जाओगे, गुरुकुल में तुम्हें हमारी डांट बुरी नहीं लगेगी, नहीं तो तुम मुझसे बहुत परेशान रहोगे। उजांग सर राक्षस की तरह डांटते हैं, ठीक है, बहुत परेशान रहोगे, उजांग सर के सामने नहीं जाना है, ये बातें करते रहोगे। तो ये समझना जरूरी कि साइकोलॉजी क्या है हमारी। तो टीचर ने स्प्रेड कर दिया इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर वो समेटा नहीं जाएगा तो वो तुम्हारी नहीं होगी। ठीक है, मान लो आपने दुकान फैला लिया और जब तुम उसको शाम को गठरी इकट्ठा करके निकलोगे तो उसको समेटना पड़ेगा ना। तो मेंटर्स क्या होते हैं, इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, किस लिए, इस रिवर्स प्रोसेस को, यानी टुवर्ड्स यू उस इंफॉर्मेशन को लेकर आने की। जैसे मान लो टीचर ने समझा दिया, बेटा आज मराठा पूरा पढ़ा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दी, कोई चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन वो चैप्टर तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए एक टफ शेड्यूल होगा, टेस्ट होंगे, रिवीजन होगा, आंसर राइटिंग होगी। ये काम कौन करेगा, मेंटर्स करेंगे। तो जब ये, और कैसे करेंगे भाई, मुझे मिट्टी अपनी तरफ खींचनी है तो मैं आबरा का डाबरा करूंगा, मिट्टी आ जाएगी। मुझे फावड़ा चाहिए होगा या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिसको मैं खींच के लेकर आ सकूं। तो इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला इंस्ट्रूमेंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपका, इसके बिना क्लास में गलती से आना नहीं है। बैग इसीलिए दे दिया कि बहाना मत करो कि डायरी छूट गई, इसके बिना क्लास में नहीं आ सकते तुम। ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या है, ये वापस ले आने का तरीका। जब ये तुम्हारे पास आ जाता है तब ये तुम्हारा हो जाता है। तो लगातार हमने दो टीमें बनाई है, एक टीचिंग की टीम और एक मेंटरशिप की टीम। ये डायरी चेक होती है और इसका एक्सेल बनता है, इसका एक समरी रिपोर्ट आती है, किसने झूठ लिखा है वो हमें पता चल जाता है, किसमें क्या प्रॉब्लम है। आपकी कोई प्रॉब्लम आप इसके थ्रू हमसे कम्युनिकेट करोगे। तो अब ये जो दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब एक चीज जो तुम्हें बताने जा रहा हूं कि आप हारते क्यों, आप फेल क्यों करोगे एक पूरे साल, क्योंकि ये गलतियां अगर तुम्हें पहले से इरेज कर दिया तो तुम जीत जाओगे। अब कल मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुम उसको 100% तुम सबने एग्री किया कि उसको तुम नहीं लिख पाए, भूलना शुरू कर दिया उसको। आप अपनी मेमोरी को ये समझो, जो ब्रेन मेमोरी है, हम कोई भी पढ़ी गई चीज जब हम इसको पढ़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर हम उस पढ़ी गई चीज का 80% भूल जाते हैं। ये हमारे दिमाग की सबसे खास टेंडेंसी है। 24 आवर्स के अंदर हमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है 80% हम भूल जाते हैं। अगर हम नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे।
आपकी बुरी यादें, आपकी हॉरर, ये सब आपके दिमाग को पागल कर देगा। भूलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्रेन मेमोरी होती है वो दो तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारे साथ धोखा ये होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम अपना सब कुछ समझ लेते हैं। तो मेमोरी आपको पता होगा, फोन में भी लैपटॉप में भी दो तरह की मेमोरी, रैम और रोम होती है। तो उसमें कैश फाइल्स वो आएंगी, डिलीट हो जाएंगी, लेकिन आप परमानेंट कहीं हार्ड डिस्क में सेव करके रख लिया तो वो हमेशा आपके साथ। हमारे दिमाग में भी ऐसा होता है। अगर हम किसी भी पढ़ी गई चीज को 1 महीने तक ना पढ़ें, दोहराए नहीं, तो सिर्फ हमें 5% याद रह जाता है, 95% हम भूल जाते हैं। 95%। अब सोचो कि आज तुमने शाम को कल कोई चीज पढ़ी और रात में तुम उसको नहीं लिख पा रहे हो, तो अंदाजा लगाओ कि 6 महीने बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, 1 साल बाद क्या होगा तुम्हारे साथ। और एग्जाम तुम्हें कब देना है? 1 साल या 2 साल के बाद, राइट? तब अंदाजा लगाओ कि अगर हमने सही तरीके नहीं अपनाए, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कितना याद रह जाएगा, प्रीलिम्स से तुमसे क्वालिफाई नहीं होगा। अब आ जाओ दूसरे स्टेज पे। ये क्लियर है? अभी इसमें तुम और भी मजेदार चीज देखो। अब क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि 90% तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। अगर तुम मेरे मेथड के साथ चले तो 90% तुम्हें लड़ाई नहीं लड़नी है, तुम्हारा कंपटीशन मैं बहुत कम कर दूंगा। उसका रीजन सुनो। ये तो तुम्हारा हो गया मेमोरी का, पर सवाल है कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी हमें कान, आंख, स्पर्श, टेस्ट, इनसे हमें मिलती है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमारे नॉलेज रिसेप्टर्स हैं। अब ये भी तो सुनो, जैसे तुम लोग अभी क्या है, तुम लोग अभी सुन रहे हो, मैं जो भी शब्द, क्योंकि मैं लिख तो ज्यादा नहीं रहा हूं ना, यहां कोई पिक्चर चला रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, सो कॉल्ड ध्यान से सुन रहे हो। आज मैंने आपके सीनियर बैच को एक बड़ी खास चीज सिखाई है, तो आप सुन रहे हो। पर आपको पता है कि ये सुनने से तुम्हारी नॉलेज कितनी आती है? जब हम कोई चीज सुनते हैं यानी कानों से, लिसन, तो हम सिर्फ 11% सीखते हैं, सिर्फ 11%। अब 11% का 80% कर लो। पहली बात, मैंने कोई 100 चीजें पढ़ाई, तुम अपने कानों से ध्यान से सुनो, ध्यान से मतलब ये हाईएस्ट बात कर रहा हूं, तो उसमें 80% 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं। तो 11% आपको याद रहा, ठीक, 89% तो आप फर्स्ट स्टेप में ही गलत तरीके से आपने पढ़ाई की, उसमें 80% हम 24 घंटे के अंदर, तुम्हारे पास बचा क्या? पहले ये देखो, बचा क्या तुम्हारे पास? एक क्लास में कुछ नहीं बच रहा है तुम्हारे पास। अब जरा ध्यान से देखो, हम किसी चीज को देखते हैं, when we see, तो हम 83% सीखते हैं। अब ये जो देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता है, हम इसको जब ब्रेन पिक्चर फॉर्म में देखते हैं, और हम किसी चीज को करते हैं, यानी हमने उसको खुद से कर लिया, तो 93% से ज्यादा हम उसको करते हैं। आपको क्या लगता है मेमोरी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? लिसन, सी और डू। आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई लर्न। मैंने किया, वो मेरा हो गया। तो कौन सा तरीका तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा इस क्लास का निचोड़ निकालने के लिए? कौन वाला? और ईमानदारी से बताओ, तुम जिस एजुकेशन सिस्टम से आ रहे हो, तुमने कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने ऐसे ही टीचर को बोलते हुए, सुनते हुए, और जब उसने कहा लिखो तो तुमने लिखते हुए बिताया? ईमानदारी से मुझे सब लोग बता दो, ईमानदारी से मुझे सब लोग ये बात बता दो कि कितने साल तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि ऐसे किसी न किसी क्लास में तुम घंटों बैठ के आ चुके हो, पेन भी रख दिया नीचे, कई बार सुनते सुनते कहीं सो गए, कई बार कहीं और चले गए। कितने समय से ये काम किया तुमने? जब टीचर बोलता है चलो अब लिखो, तब अचानक से पेन वेन ढूंढ के और फिर लिखना शुरू हो। और कितनी बार ऐसा हुआ कि क्या लिखा ये भी याद नहीं है, वो दिमाग कहीं और होता है, हाँ यार लिखा, कॉपी बंद, घर जाके पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ किसके साथ हुआ है? तुम जिस भी क्लास में रहे हो, इट डजंट मैटर, बट कितनी क्लासेस में तुम्हें बताया गया इसके बारे में कि जब तुम किसी चीज को सुनते हो तो तुम्हारे केवल 11% सीखते हो? और कितने लोगों ने ऐसे सुनते हुए क्लासेस निकाली है?
जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया इसका मतलब वो बहुत मेहनत से पढ़ते थे। हाँ क्यों मैडम, आपका क्या स्टेटस है? आपने मेहनत से सारे नोट्स बनाए हैं जो टीचर पढ़ाते हैं? हो सकता है बनाए हो। मैं तो वो एक ईमानदार, बैठ के बात करिए, बैठ के बात करिए आराम से। जग रही है ना, बस इतना बहुत है। क्योंकि आपको मैं एक बहुत बड़ा जादू सिखाने जा रहा हूं, और वो है एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग। सक्सेस का कोई नियम नहीं होता, लेकिन फेलियर के नियम होते हैं। ये बात याद रखना है, लिख लो। बड़ी प्यारी बात कही कि मेरे मुंह से बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल जाती हैं। सक्सेस के नियम नहीं है संसार में, फेलियर के नियम होते हैं। सक्सेस, भूत और अच्छी बीबी ये तीनों एक ही जैसे होते हैं। इनके बारे में बात सभी करते हैं, इनको देखता कोई नहीं है जल्दी। याद रखना, फेलियर के नियम होते हैं। हंसी मजाक के लिए बात कही थी, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। फेल क्यों कर रहे हैं ये जान लो, तो तुम मुझे अंदाजा लगाओ। तुम अपनी एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहे कि जब तुमने ध्यान से क्लास में बैठ के सुने होगे, तो कितनी बार ऐसा होगा सुनते सुनते दिमाग कहीं और पहुंच गया, नींद आने लग गई। कई बार ये पता ही नहीं चलता कि सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे थे, और तुम्हारे दिमाग ने कहा चल यार लिख लिया है ना, घर पे पढ़ लेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है? मेरे ख्याल से मोस्टली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम एनएलपी सिस्टम नहीं है, ये गुरुकुल एनएलपी का सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, नहीं जानता है। तो एनएलपी जो होती है वो आपकी ब्रेन को वायर करने का नाम है। ऐसे समझो, एक सॉफ्टवेयर है और एक हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में जादू से, आपने कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में लिखा, आप उसको एक सेमीकंडक्टर चिप में डालना, उसके लिए आपको बर्न पोर्ट की जरूरत पड़ती है, दोनों को लिंक कर दे। तो आपको यह बताया जाता है कि आप मोटिवेट रहिए, सपने देखिए, आईएएस बन जाइए, लेकिन आपको यह कोई नहीं बताता कि ये भाई मैं अपने हार्ड डिस्क में कैसे लेकर जाऊं, मेरा हार्डवेयर काम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि आपने बचपन से ये बात सुनी, आपसे ये भी किसी ने कहा कि मेहनत से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, तो सुना ही तो, और सुनने में हमें किसी ने बताया कि 11% समझ में आती है, बाकी तो 89% तो मैं ऐसे ही भूल जाता हूं, कि जिसकी शुरुआत ही मैं भूल रहा हूं वो गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे एनएलपी जो होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने का ना, कि मुझे पता ही अच्छा है, आपको भी इससे पहले बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपके पापा मम्मी और दोस्तों सबने बताई होगी, लेकिन उसको बाद भी मैं उसको अपनी लाइफ में क्यों नहीं लेकर आ पा रहा हूं, क्यों मैं पुरानी चीजें कर रहा हूं? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और लास्ट में जब फेल हो जाते हैं या मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता तो दुनिया भर को दोष देते रहते हैं। छोटे भाई को पीट दिया, टीवी चला रहा था तभी हम नहीं पढ़ पाए थे। घर में कोई ज्योतिष आ गया, देखो अरे राहु की दृष्टि टेढ़ी थी, हाँ मेरे ऊपर ही टेढ़ी थी, और किसके ऊपर थी? सारा पाप मैंने किया था। किसी ने कहा अरे वो 16 सोमवार करने थे, एक छूट गया था, शंकर जी इसी वजह से नाराज हुए, ले भी थे हमारा जो रिजल्ट। कई बार ऐसा भी हुआ होगा, और वो मंगलवार नॉनवेज खा लिया था तभी वो पाप आया होगा। दुनिया भर की बातें हम करते हैं, हंसी मजाक में करते हैं, लेकिन कई बार हम ये नहीं देखते कि हमसे गलती क्या हुई। हम ऊपर वाले को भी छोड़ते नहीं, उसको भी दोष दे डालते हैं। तो उसने तो हमें बना के, उस दिन उसको भी लगता होगा क्या यार इसको बना के हमने गलती किया, ये तो हर गलती के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराता है। तो ये जो हमें समझना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें चीजें सिखानी है। अब आपको यहां एक साल निकालना है। यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी में जो सबसे कोर होता है वो नोट्स नहीं होते हैं। एक तो बड़ा कल्चर आ गया, सभी कोचिंगों ने डेवलप कर दिया है वो पीडीएफ का। एक बच्चा आया मेरे को बोला कि मैं ये नहीं लिखूंगा, मुझे वो पीपीटी दे दीजिए। तो ये कल्चर आ गया कि बोले तुम कुछ मत करो, तुम बस खाली सुनो, हम पीपीटी आपको लास्ट में आपको पीपीटी अपलोड हो जाएगी, पीडीएफ आपको दे देंगे 14 किलो 15 किलो 16 किलो। बट सवाल यह है कि अगर तुम केवल ध्यान से सुन रहे हो, तुम्हारा आउटपुट क्या है? तुम्हारा ब्रेन 80% भूल जाएगा। तुम 89% तुमने क्लास का रिसीव नहीं किया, 11% का 80% निकाल दो, तुम्हारा बचा गया टोटल 1-2% तुम सीख रहे हो, और उसके बाद कहते हो मुझे सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि तुम असफलता के लिए पढ़ाई कर रहे हो। तो तुम्हें ये बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। यहां से दो चीजें निकल कर आती हैं। इसको जब हम पढ़ाई करने की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, देयर आर टू थिंग्स, वन इज एक्टिव स्टडीज एंड नेक्स्ट वन इज पैसिव स्टडी। अभी सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इसके बिना मेरा सारा मेहनत खराब है। ये जर्नी बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस जर्नी में जो 3P सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3P जानते हो ना, यूपीएससी के 3 P,
3P लिख लो इसको, ये यूपीएससी का मूल मंत्र है। कोई पूछे यूपीएससी कैसे करना है, बोला 3P से करना है। फर्स्ट P पेशेंस, पेशेंस पहला यहीं से शुरू कर दूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है कितने साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए, पैसिव स्टडी करते हुए, ये गाल पे हाथ रख के सुनते हुए कितने साल बीत गए? कितने साल? 8 साल, 10 साल, 12 साल हो गए होंगे। अब अचानक से ओजांग की आदत छुड़वाएगा तो तुम्हारा मन डोलेगा, बार बार घूम फिर कर कहां पहुंचोगे? स्प्रिंग थ्योरी पे वापस। अरे कौन लिखे, सुने बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे हाथ हो जाएंगे। लेकिन मैं तो हूं एनएलपी ट्रेनर, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूं, पहुंच जाऊंगा तुम तक। तो पहुंच गया ना इन तक, ढूंढ लिया इनके। तो एनएलपी सब कुछ बता देता है। अभी पहुंचेंगे कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। तो अभी 3P में पहला है पेशेंस, धैर्य। दूसरा परसिस्टेंट, यानी लगातार करते रहना, लगातार करते रहना। आपको कोई भी काम लगातार करना है, उसमें अच्छा बुरा नहीं देखना है। जैसे आप कहेंगे, बच्चे आते हैं, सर अच्छा आंसर कैसे लिखें? अरे आंसर लिखो, अच्छा बुरा बाद में हम देखेंगे, पहले शुरू करो। और आंसर लिखने से भी पहले उसको 3 पार्ट में, मैं हमेशा कभी पूरा आंसर नहीं लिखाता हूं। पहले इंट्रोडक्शन पे कमांड करो, फिर बॉडी पे जाओ, फिर कंक्लूजन पे पहुंचो, एक बार में सिर्फ एक चीज। तो पेशेंस हो गया, परसिस्टेंस हो गया, तीसरी चीज है प्रैक्टिस। किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए प्रैक्टिस, अभ्यास सबसे जरूरी है। तो आपको लगातार, जब तक मैं आपको पुश करता रहूंगा, आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। अच्छा बुरा खुद को इवैल्यूएट नहीं करना, वो हमारा काम, हमें करने दो। मेरे लिए जरूरी कि आप उसको करें। अब जैसे मैं आज आपको एक्टिव स्टडी सिखाऊंगा, आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इसके साथ यहां दिए हैं। अब मैं इसको यहां आके ढकेल के लेके जाऊंगा तो पहले आपका मन घबराएगा, छोड़ यार कितना मजा आ रहा था, सुनने में कितना अच्छा लग रहा था, ठीक है। दिमाग ऐसे गाल पे हाथ रखे रखे कहां कहां दिमाग चला जाता था। अब ओजांग सर तो घसीट लेकर आए, क्योंकि एक्टिव स्टडीज में 1 घंटे के अंदर आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा। आपको रियल टीम बताऊंगा पढ़ाई होती क्या है। 1 घंटे बाद आपका हाथ पैर कांपेगा, क्योंकि आपके एनर्जी का एक एक कतरा निचोड़ लिया जाएगा इसमें। एक्टिव स्टडी ऐसी होती है। मैं इसमें लेके फिर मैं आपसे कहूंगा रोज आपको करना है, तो मैं क्या करता हूं, क्लास में पीछे से आता हूं। टीचर जब आपको पढ़ाएगा तो मैं पीछे से आराम से आऊंगा, और जिसकी कॉपी में मुझे वो नहीं दिखा उस दिन फिर उसकी नपाई होती है सबके बीच में। तो यानी मुझे पता है कि आप स्वयं से अभ्यास नहीं करोगे, बोलने से थोड़ा ना काम चलेगा, तो वो अभ्यास आपको कराना पड़ेगा। धीरे धीरे आज अपने सीनियर बैच से जाके मिलो, पूछो उनकी कॉपियां देखी किसी ने? उनकी हॉरिजेंटल कॉपी देखी, डिस्कशन कॉपी पूरी भरी होती है ब्रांचेस से, देखी? क्या कर रहे हो हॉस्टल में? जाके उनकी कॉपियां देखो। और जब कॉपियां देखोगे तब देखोगे उन्होंने पूरा पूरा फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं, भरी हुई है कॉपियां। तो ये भी थे जिन्होंने शुरुआत नहीं की थी, लेकिन वो जब डंडे, मैं पीछे से आके खड़ा हो जाता था, हाँ भाई क्या चल रहा है, तो वो चीज आनी शुरू। तो 3P को याद रखना, ये 3P जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पैसिव स्टडी आप करते चले, पैसिव स्टडी का रिजल्ट मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? 11%। वो भी नहीं, ये तो ऑप्टिमम है। अब मुझे आपको शिफ्ट करना है एक्टिव स्टडी की। क्यों? क्योंकि जो आपके यहां घंटे बीतेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट घंटे हैं, और जो क्लास को यूटिलाइज नहीं कर पाया वो फिर किसी चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। ये जो सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट है ये सोशल मीडिया से आया है। एक्चुअली ये हमें एक फोर्स में कराना होता है। तो चलो अब शुरुआत करें यहां पे। तो मेरा पहला जो चीज आपको सिखानी, मान लो मैं सिलेबस कराऊंगा। अब मेरा तुम्हें स्टाइल पता चला कि मैं एक पॉइंट पकड़ता हूं और फिर एक पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट घुसना शुरू कर देता हूं। मैं बहुत तेजी से फैल जाता हूं। मेरा काम है डेंड्राइट्स की तरफ फैलते चले जाना, और इसी को बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब मैंने जीवन में इतना पढ़ा, इतना पढ़ाया है, हर समय कोई ना कोई किताब के साथ बैठा ही रहता हूं, किसी ना किसी चीज के साथ बैठा ही रहता हूं। तो मेरा जो सेगमेंट है, मैं एक इतनी अथॉरिटी हो चुकी कि मैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के अंदर बड़े आराम से चला जाता हूं। और यही यूपीएससी है। यूपीएससी में सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। अगर वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की अर्बन कल्चर था, उस देश में अर्बन सभ्यता इतनी बर्बाद क्यों हो रही है, तो आप इतिहास और वर्तमान को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब सवाल यह है कि आपको यह बताया गया है कि यूपीएससी में फलाना मेरा नोट्स पढ़ लेना, कोचिंग कल्चर ने यही क्रिएट कर दिया है, ये फलाने पीडीएफ पढ़ लेना आईएएस बन जाओगे। गलत है। यूपीएससी में जाने के लिए आपको चाहिए आर्गुमेंटेटिव नेचर, डिस्कशन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यूपीएससी में अगर आपको बौद्धिकता, एनलाइटमेंट लेकर आनी है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन को कैप्चर करना पड़ेगा।